हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत हम हर दिन की तरह कक्षा 11वीं से करेंगे, जिसमें हम गणित में समुच्चय पाठ को आगे पढ़ेंगे, यानी सेट्स को आगे पढ़ेंगे, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसके बाद हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी जो हमने कल शुरुआत की थी, आज उसका दूसरा पार्ट देखेंगे और उससे भी कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में संबंध एवं फलन को आगे पढ़ेंगे और आखिरी में हम जीव विज्ञान में जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हेलो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय भाग 4। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घात समुच्चय क्या होते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं घात समुच्चय क्या होते हैं। एक समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। मतलब एक हमारे पास समुच्चय है, उसके जितने भी उप समुच्चय हैं उन सब का एक समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अगर हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर जो अवयव है वो ए बी सी है, तो अब हमें क्या करना है, उस समुच्चय जो ये समुच्चय दे रखा है उसके हमें उप समुच्चय निकालने हैं। उप समुच्चय क्या क्या होंगे? पहला रिक्त समुच्चय, दूसरा ए समुच्चय, तीसरा बी समुच्चय, चौथा सी समुच्चय। अगर हम दो को एक साथ लेंगे तो हमारे पास कौन कौन से समुच्चय आ जाएंगे? ए बी समुच्चय, ए सी समुच्चय और बी सी समुच्चय। पहले हमने एक समुच्चय लिया, उसके बाद हमने उस समुच्चय का उप समुच्चय करना सीखा। उप समुच्चय करना सीखे बच्चों। अभी हम एक और उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं कि उप समुच्चय को कैसे निकाला जाता है। एक दुकान में हमारे पास है केला, चॉकलेट और आइसक्रीम है। अगर आपको ये चीजें खरीदने के लिए कही जाए तो आप इसको किस क्रम में खरीदना पसंद करेंगे? पहला, कुछ भी नहीं खरीदोगे तो हमारा क्या हो जाएगा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। दूसरा, अगर आप केवल केला खरीदते हो तो हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा? केला समुच्चय। तीसरा, अगर आप चॉकलेट खरीदते हो खाली तो क्या हो जाएगा? चॉकलेट। अगर केवल आप आइसक्रीम खरीदते हो तो यह आइसक्रीम हो जाएगा। ये तो रही बात अगर आपने कुछ नहीं खरीदा और एक ही चीज खरीदी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हम दो एक साथ चीजें खरीदेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अगर हमने दोनों एक साथ ली तो हम क्या क्या ले सकते हैं? केला और चॉकलेट, केला और आइसक्रीम, चॉकलेट और आइसक्रीम। तो अगर हमने दो चीजें एक साथ ली तो हम केला चॉकलेट ले सकते हैं, केला आइसक्रीम ले सकते हैं और चॉकलेट आइसक्रीम ले सकते हैं। अगर हम तीनों चीजें एक साथ खरीदते हैं तो हम क्या क्या खरीदेंगे? केला, चॉकलेट और आइसक्रीम। अभी तक हमने सीखा
एक समुच्चय का अगर हमें उप समुच्चय चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप उप समुच्चय निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। अब इसका हमें क्या समझना है, हमने उप समुच्चय को समझ लिया कि उप समुच्चय क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि उप समुच्चय से हम घात समुच्चय को कैसे निकालते हैं। अगर हम इन सारे उप समुच्चयों को एक साथ लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, घात समुच्चय। ठीक है बच्चों, घात समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा। हमने पहले रिक्त समुच्चय लिखा, फिर हमने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर ए बी लिखा, ए सी लिखा और बी सी लिखा, और ये ए बी सी भी एक उप समुच्चय है घात समुच्चय के लिए। अब हम पढ़ते हैं सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। एक संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय और उनके उप समुच्चय में रुचि होती है। यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय को सामान्य प्रतीक U से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं, U से। और इसके उप समुच्चय को अक्षर A, B, C आदि द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास एक A समुच्चय है, उसके अंदर क्या कहता है, X कक्षा 5वीं अ के विद्यार्थी हैं। B समुच्चय क्या कहता है, X कक्षा 5वीं बी के विद्यार्थी हैं। C समुच्चय क्या कहता है, X कक्षा 5वीं सी के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये तीनों बच्चे देखे। हमने क्या देखा, A जो है कक्षा A के विद्यार्थी हैं, B वाले 5वीं बी के विद्यार्थी हैं और C वाले 5वीं सी के विद्यार्थी हैं। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखना होगा, ये तीनों कक्षाएं उस यूनिवर्सल सेट, उस सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर सिमट जाएं। आपको एक ऐसे समुच्चय बनाना है जिसके अंदर ये तीनों समुच्चयों का गुण आ जाए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, X कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको इस तरीके से दर्शाएंगे। और A और B और C तीनों U में होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी हमने यहाँ पे देखा कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं, कक्षा 5वीं है, कक्षा 5वीं A, कक्षा 5वीं B, कक्षा 5वीं C, ये तीनों उस 5वीं कक्षा को दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कक्षा 5वीं के विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर हमारे पास एक समुच्चय है 2, 4, 6 और 8 और हमारे पास एक बी समुच्चय है 1, 3, 5 और 7। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय में लिखना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है इसका, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, U बराबर है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन दोनों के अंदर जितने भी अवयव हैं हमें सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखने हैं। आज हमने इस वीडियो में सीखा घात समुच्चय किसे कहते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। अगर आपको और विस्तार में जानना है और विस्तार में प्रश्न करने हैं तो आप मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे विवृत अंतराल क्या होते हैं, संवृत अंतराल क्या होते हैं और वेन आरेख किसे कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।
हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत, विषाणु, विरियोइड तथा लाइकन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पादप जगत से शुरू करते हैं। इस जगत में सारे पेड़ पौधे आते हैं। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे। इसमें यूकैरियोटिक, जिनमें क्लोरोफिल होती, वे जीव पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। इसमें कुछ जीव परपोषित हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। पादप जगत को हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अब जंतु जगत के बारे में जानते हैं। इसमें यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव आते हैं। इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये जीव परपोषित है। और दोस्तों इसमें हम मानव भी आते हैं। जंतु जगत को भी हम आने वाली वीडियोस में विस्तार से समझेंगे। चलिए दोस्तों अब विषाणु यानी कि वायरस को जानते हैं। दोस्तों आप कभी ना कभी बीमार तो हुए ही होंगे। क्या आपने सोचा है यह किसकी वजह से होता है? मनुष्य में दोस्तों बीमारी का मुख्य कारण विषाणु भी है। जो विषाणु सर्दी करते हैं वह कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें दोस्तों, तो विषाणु के पास वायरल जीनोम होता है, जिसमें कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। इनके पास एक प्रोटीन आवरण भी होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और दोस्तों ये विषाणु अकोशिक होते हैं, यानी कि इनमें कोशिकाएं नहीं होती हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि विषाणु यानी कि वायरसेस की खोज कैसे की गई थी। वायरस शब्द, इसका अर्थ विष अथवा विषैला तरल है। दिमित्री इवानोविस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ैक रोग के रोगाणुओं का पता लगाया था। इन्होंने बताया कि ये रोगाणु बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जाते हैं। फिर बाद में M.W. बेजरनिक ने 1898 में दर्शाया कि संक्रमित पौधे का रस स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर देता था, और इस रस को उन्होंने कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम कहा। फिर W.M. स्टैनली ने 1935 में दर्शाया कि इन वायरसेस को रवेदार बनाया जा सकता है। इसमें रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। दोस्तों जरा यहाँ देखिए, यह TMV यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस का चित्र है, जिसमें कि मैंने आरएनए और कैप्सिड को दर्शाया हुआ है। ये आपकी NCERT किताब का चित्र है, और ये वायरस तंबाकू मोज़ैक रोग करता है। और यहाँ पर देखिए, यह जीवाणु भोजी है। ये भी एक विषाणु है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसके अलग अलग भाग हैं: शीर्ष, कॉलर, आच्छद और तंतुपूछ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम विरियोइड को समझेंगे। सन 1971 में T.O. डायनर ने इसकी खोज की थी। इन्होंने पोटैटो स्पिंडल नामक रोग से इनको खोजा था, जिसमें कि संक्रमित आलू का आकार लंबा सा हो जाता है। विरियोइड मुक्त आरएनए होता है। इसमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है। आइए दोस्तों अब लाइकन को समझते हैं। इसके बारे में हम अपनी पहले वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। यह एक सहजीवी संबंध है फंजाई और शैवालों का, जिसमें कि फंजाई वाले भाग को हम माइकोवायन कहते हैं और शैवाल वाले भाग को हम
शैवलाज यानी कि फाइकोबायोन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने पादप जगत को जाना, हमने जंतु जगत के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करी, हमने विषाणु और विरियोइड को जाना जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और इसके स्ट्रक्चर को समझा, और आखिरी में हमने लाइकन को जाना। दोस्तों आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय वनस्पति जगत को शुरू करेंगे। धन्यवाद। आइए जाने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कब और कैसे करें। मास्क कब पहनें? जब खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हो। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। मास्क पहनने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लगी हुई पतली सफेद मेटल की पट्टी को नाक के ऊपर सटाएं। फिर इलास्टिक को कान के पीछे करें, या यदि डोरी है तो पहले ऊपर की और बाद में नीचे की डोरी को सर के पीछे बांधें। अब मास्क का निचला सिरा पकड़ के उसे ठोड़ी के नीचे खींचें। ध्यान दें कि आपका मुंह, नाक और ठोड़ी अच्छे से ढके हुए हैं। इस्तेमाल के दौरान मास्क के ऊपरी हिस्से पर हाथ न लगाएं। मास्क को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। आइए बच्चों, अब हम सभी मिलकर स्वच्छता संबंधी महत्वपूर्ण बातों को जानें और यह भी ध्यान दें कि यह हमें स्वस्थ रहने हेतु कितना आवश्यक है। हम सभी तारा है तैयार वीडियो को देखकर यह प्रतिज्ञा अवश्य लें कि हम अपने आप को हमेशा स्वच्छ रखेंगे और किसी भी बीमारी को आमंत्रित नहीं करेंगे। मैं बोर हो रही हूँ। ओह तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अप्पा, आपने मुझे बताया तो है।
ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं। उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट। क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसे 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अप्पा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अप्पा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अप्पा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी जो हमने कल शुरुआत की थी, आज उसका दूसरा पार्ट देखेंगे और उससे भी कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है।
मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया, जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे, एक और हमारे रिश्तेदार के साथ, अहमद जलालुद्दीन। बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर को निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे, साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासिर किया वो मेरा कजन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना यह हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ समाजी और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तरबियत होती है। मुझे दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से विरासत में मिला था और मां से अच्छाई पर यकीन करना और रहमदिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा, उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ, बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்பச்செயல் தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்பச்செயல் இருப்பச்செயல் மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। तो ये है पार्ट 4 संबंध एवं फलन का, जिसको इंग्लिश में हम
रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय फलन। चलिए देखते हैं परिभाषा व्युत्क्रमणीय फलन का। फलन f जो x से y पर परिभाषित है व्युत्क्रमणीय या फिर इन्वर्टिबल कहलाता है यदि एक फलन g जो y से x पर परिभाषित है का अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF बराबर IX तथा FOG बराबर IY। IX का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत x है और IY का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत y है। यानी GOF तथा FOG दोनों का ही मान तत्समक यानी कि आइडेंटिटी आ जाए तब फलन g को फलन f का विलोम कहते हैं और इसे प्रतीक f इनवर्स यानी f की पावर -1 द्वारा प्रकट करते हैं। दाईं साइड पर एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं f एक फलन है जिसमें a की मैपिंग 3 पर जा रही है, b की मैपिंग 1 पर तथा c की मैपिंग 2 पर। f इनवर्स जो है यानी f का जो विलोम है वो f का बिल्कुल उल्टा है। जहां पर a की मैपिंग 3 पे जा रही थी तो यहाँ पर 3 की मैपिंग a पर जा रही है, b की मैपिंग 1 पे था तो यहाँ पर 1 की मैपिंग b पर है। इसी प्रकार c की मैपिंग 2 पर था तो यहाँ पर 2 की मैपिंग c पर है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। GOF बराबर I of x तथा FOG बराबर I of y है। इन दोनों को हम कहते हैं तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। यानी GOF of x बराबर x के आ जाए जहां पर कि x जो है वो f का प्रांत होगा एंड FOGX भी x के बराबर आ जाए जहां पर x g का प्रांत है। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं कि GOF बराबर आ गया है तत्समक फलन के एंड FOG बराबर आ गया है तत्समक फलन के। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि f n प्रांत से y सह प्रांत हो जाता है और fx बराबर 4x जमा 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां कैपिटल Y बराबर है स्मॉल y बिलोंग्स टू n। मतलब कि जो ये स्मॉल y है वो एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ पे y को हम 4x जमा 3 के रूप में लिखेंगे और x भी एक प्राकृतिक संख्या है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, साथ ही प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। माना y बिलोंग्स टू कैपिटल Y है। y की परिभाषा द्वारा प्रांत n के किसी अवयव x के लिए y बराबर हो जाएगा 4x जमा 3 जो हमें प्रश्न में दिया है। अब अगर हम इसको हल करें तो 4x जमा 3 बराबर है y और आगे होगा ये 4x बराबर y घटा 3 यानी कि x बराबर होगा y घटा 3 बटे में 4। अब आप देख सकते हैं कि हमने पूरे इक्वेशन को यानी समीकरण को y के टर्म में लिख दिया है, यानी हमने यहाँ से x का मान लिखा। आपको भी हर प्रश्न में यही करना है। y बराबर जो भी टर्म है x में वहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है और पूरे समीकरण को y की टर्म में लिखना है। यानी x को एक साइड रखेंगे और बाकी सभी संख्या को दूसरी साइड। अब यहाँ से जो हमने x बराबर y माइनस 3/4 प्राप्त किया है इसको हम gy से परिभाषित करेंगे। gy बराबर हो जाएगा y घटा 3 बटे में 4 और इस नए फलन g का प्रांत y होगा तथा सह प्रांत f। अब हम देखते हैं कि क्या ये g f का प्रतिलोम फलन है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं इसकी। हम सबसे पहले GOFX लिखेंगे। इसके लिए GOFX बराबर होगा g of fx परिभाषा द्वारा। अब हम जानते हैं कि fx का मान 4x जमा 3। तो हम क्या करेंगे, इस fx की जगह पर इस fx का मान रखेंगे जो है क्या 4x जमा। ये बराबर हो जाएगा g ब्रैकेट में 4x जमा। अब 4x जमा 3 यहाँ से हमने
fx का मान को प्रतिस्थापित किया है। अब क्योंकि ये फलन g का है तो हमें g फलन पता होना चाहिए। g फलन हमने परिभाषित किया है y थीटा 3/4। तो अब हम क्या करेंगे, gy में y को प्रतिस्थापित करेंगे 4x जमा 3 से। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 4x जमा 3 घटा 3/4। अब आप इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है x। तो आप देख सकते हैं कि ये तत्सम फलन है, यानी g(f(x) जो है वो बराबर आ गया है तत्सम के। For all x belongs to n, यानी सभी x जो प्राकृतिक संख्या है, g(f) जो है वो बराबर है i n, यानी तत्समक फलन जिसका गुणांक n। चलिए अब FOG निकालते हैं। FOG of y क्या होगा? FOG of y बराबर होगा f ब्रैकेट में gy के। gy का मान क्या है? gy का मान है y माइनस 3/4। तो हम gy की जगह पर y माइनस 3/4 रखेंगे। ये हो जाएगा f ब्रैकेट में y माइनस 3/4। अब क्योंकि फलन f में है, देखते हैं फलन f क्या है। फलन f है fx बराबर 4x जमा 3। तो अब हमें क्या करना है, अब y माइनस 3/4 हमें रिप्लेस करना है x से। मतलब हम x की जगह पर y माइनस 3/4 को प्रतिस्थापित करेंगे। ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट में y माइनस 3/4 जमा 3। हम 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा y बटा 3 जमा 3। हम बटा 3 जमा 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ y। तो अब आप देख सकते हैं y तत्समक फलन है जहाँ पर स्मॉल y बिलोंग करता है कैपिटल y से। स्मॉल y कैपिटल Y में है। और अब आप देख सकते हैं कि FOG बराबर आ गया है तत्समक y। GF बराबर आ गया I के, तथा FOG बराबर आ गया I के। यानी इसके तात्पर्य ये है कि f और फलन g फलन f का प्रतिनिधित्व। इस वीडियो में हमने सीखा व्युत्क्रमणीय फलन। अगली वीडियो में हम द्विआधारी संक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज भी हम इस अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आर्तव चक्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम निषेचन और अंतरोपण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए निषेचन से शुरू करते हैं। अब निषेचन क्या है? अब दोस्तों निषेचन एक प्रक्रिया है जिसमें कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसके बाद युग्मनज बनता है और ये युग्मनज गर्भाशय की ओर यानी कि वुम्ब की ओर जाने लगता है, जहां पर इसका अंतरोपण हो जाता है और यहाँ पर ही इसका आगे का विकास होगा, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे
अब ये निषेचन होता कहाँ पर है उसको हम जान लेते हैं। निषेचन एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन में होता है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पर पहुंच जाएं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों, निषेचन को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये शुक्राणु अंडाणु की ओर जा रहे हैं जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया ये पूरी कर सकें। ये बहुत ही तेजी से तैर रहे हैं अपनी पूंछ की मदद से। अब अंडाणु कोरोना रेडिएटा की कोशिका से ढका होता है जिसको इन शुक्राणुओं को क्रॉस करना होगा जिससे कि ये उसकी बाहरी परत जोना पेलुसिडा तक पहुंच पाए। एक बार जब ये जोना पेलुसिडा पे पहुंच जाते हैं, ये उससे अटैच हो जाते हैं स्पर्म रिसेप्टर की मदद से, जिससे कि इनके अग्रपिंडक कई सारे एंजाइम्स को उत्पन्न करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्रोसोमल प्रतिक्रिया होती है और ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहला शुक्राणु जो यहाँ पर संपर्क करेगा वो अंड को निषेचित कर देगा। अब इस घटना से अंडाणु में कुछ बदलाव होते हैं जिससे कि जो बाकी के शुक्राणु होते हैं वो इससे अटैच नहीं हो पाते हैं। ये अंडाणु कुछ रसायन भी उत्पन्न करने लगता है जो शुक्राणुओं को बाहर की ओर धकेल देता है। अब जब ये प्रतिक्रिया बाहर की ओर फैलती है तो जोना पेलुसिडा परत कड़ी हो जाती है जिसमें कि स्पर्म फंस जाते हैं। जोना पेलुसिडा के बाद अब शुक्राणु अंडाणु से अटैच नहीं हो सकते हैं। अब इसी समय अंडाणु के अंदर कई चीजें हो रही हैं, जैसे कि जो मेल जेनेटिक मटेरियल होता है वो फैलने लगता है और इसके आसपास एक झिल्ली बनती है जिससे कि मेल प्रो न्यूक्लियस बनता है। इसके पास 23 गुणसूत्र होते हैं। दूसरी ओर फीमेल जेनेटिक मटेरियल भी विभाजित होना खत्म करता है और फीमेल प्रो न्यूक्लियस बनाता है। इसके पास भी 23 गुणसूत्र होते हैं। अब जब ये दोनों बन जाते हैं तो मकड़ी के जालीनुमा कुछ संरचना जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, इन दोनों को पास पास लाने लगते हैं। जब ये दो सेट क्रोमोसोम्स के आपस में जुड़ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस समय एक अनोखा जेनेटिक कोड बनता है जो कि बताता है शिशु का लिंग, शिशु के बाल का रंग, आंखों का रंग आदि। अब ये युग्मनज धीरे धीरे अंडवाहिनी के थ्रू गर्भाशय तक जाता है जहां पर जिसका अंतरोपण हो जाएगा और जहां पर ये आगे विकास करेगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और एक्रोसोमल प्रतिक्रिया यानी कि एक्रोसोमल रिएक्शन को समझते हैं। अब जब शुक्राणु अंडाणु की सरफेस से अटैच होते हैं तो वो एक्रोसोमल प्रतिक्रिया करते हैं जिसमें कि शुक्राणु का अग्रपिंडक कुछ एंजाइम्स उत्पन्न करने लगता है जिसमें कि आते हैं हाइलोरेनिडेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, अब हम उसको समझ लेते हैं। यह एंजाइम हाइलोरेनिक एसिड को लुप्त कर देता है जो कि फॉलिकल कोशिकाओं या ग्रैनुलोसा कोशिकाओं के सीमेंटिंग के लिए जिम्मेदार है। दूसरा एंजाइम है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम CPE। ये एंजाइम कोरोना रेडिएटा को घुला देता है। और तीसरा एंजाइम है जोना लाइजिन या एक्रोजिन। ये एंजाइम जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जब द्विगुणित युग्मनज बन जाता है तो वो अंतरोपण से पहले विभाजित होता है जिसे हम क्लीवेज स्टेज कहते हैं। अब इसको समझते हैं। यह एक युग्मनज है जिसमें कि विभाजन होता है और यह 16 कोशिकाओं में बदल जाता है जिसको हम ब्लास्टोमेयर्स यानी कि कोरक खंड कहते हैं।
और ये सारी प्रक्रिया निषेचन होने के 24 घंटों के भीतर में होती है। 3 दिन बाद ये कोशिकाएं थोड़ी जटिल हो जाती हैं, जिससे हम कह सकते हैं तूतक यानी कि मोरुला। अब ये तूतक विभाजित होना जारी रखता है और ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोरक पुट्टी नाम की संरचना में बदल जाता है, जिसमें कि यहाँ पर कोश कोरक यानी कि ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, जो कि प्लेसेंटा और दूसरी ब्लड वेसल्स को बनाने में मदद करती हैं। और यहाँ पर अंतर कोशिका समूह यानी कि इनर सेल मास होता है, जो कि भ्रूण में बदल जाता है। आइए दोस्तों अब अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन को समझते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अंतरोपण में होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कोरक पुट्टी है ये गर्भाशय में पहुंच चुकी है, जहां पर ये कुछ स्राव को अवशोषित करने लगती है और कुछ दिन बाद ये गर्भाशय की अंतः स्तर पर जाके चिपक जाती है, जिसे कि हम इम्प्लांटेशन यानी कि अंतरोपण कहते हैं। और यहाँ पर जो पित्त पिंडक होता है कॉर्पस लूटेम, जिस संरचना के बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में बात की थी, वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करने लगती है, जिससे कि अंतरोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस वीडियो में हमने निषेचन के बारे में पढ़ा और हमने अंतरोपण को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव और दुग्ध श्रवण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। माँ, सब्जी सजा दी है, अब स्कूल जाऊं? अरे अभी बोहनी का समय है, आज स्कूल नहीं भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। अरे चंपा दीदी आओ आओ आओ, बोलो काका तौल दो। तो बहन हमको ना 1 किलो टमाटो और 1 किलो पोटैटो दे दो। टमाटो ये सब हमारा पास ना है। अरे है तो वो का है, टोमेटो मतलब आलू और पोटैटो मतलब टमाटर। अरे माँ कितनी बार बताओ, टोमेटो मतलब टमाटर और पोटैटो मतलब आलू। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।
कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। बच्चों, इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 4:05 से 5 बजे तक आएगा। अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो संध्या 4:05 से 5 बजे तक देख सकते हैं। यही एपिसोड YouTube पर भी 1 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं। देखने के लिए YouTube पर सर्च करें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देखें। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो BPC की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।